सामान्य भगत जी द्वारा अपने विचारों को रखा गया। और अब मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, बस चंद ही शब्द उनके लिए कहना चाहूंगा कि जुर्म के इस दौर में लब खोलेगा कौन, और हम भी खामोश रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसी शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के बतौर मुख्य अतिथि परम सम्मानीय भास्कर राव रोकड़े जी। आप आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। परम सम्मानीय रोकड़े जी। आज की गरिमामय कार्यक्रम में शामिल होकर निश्चित रूप से मैं बहुत अधिक गौरव महसूस कर रहा हूँ। उसका कारण यह है कि मेरी माता बहनें, आप और ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मेरा जन्म इसी जिले में हुआ है। इसी जिले के उस गांव का मैं रहने वाला हूँ जहाँ बरसात के दिनों में 3 माह तक और 2 माह तो लगभग ऐसा होता ही था, जाना आना बंद था। साइकिल अपने कंधे पर लेके चलना पड़ता था 1-1.5 किलोमीटर। उसके बाद में उस साइकिल पर बैठ के जाने का अवसर मिलता था। जिस भी क्लास में मैं पढ़ने जाता, गांव का सबसे अधिक पढ़ा लिखा लड़का कहलाता था। स्थिति थी, लेकिन आप सबके लिए गर्व की बात हो सकती है कि 12 साल की उम्र में भाषण देना सीख गया और 17 साल की उम्र में सम्माननीय भगत जी बैठे हैं। 17 साल की उम्र में प्रदेश के एक बहुत बड़े मंच पर जाकर भाषण देने का अवसर मिला। पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी बालाघाट आए थे और उस मंच पर मेरा भाषण सुनकर उनकी धर्मपत्नी पद्मिनी शुक्ल जी ने मुझे अपने पुत्र के रूप में स्नेह देते हुए अपने साथ रायपुर ले जाने का निर्णय लिया। ये मेरे लिए गर्व की बात है और आप सबके लिए गर्व की बात है। आज के इस कार्यक्रम में हम ज्योतिबा फुले जी की जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, उन्हें याद कर। ये बड़ा ही संक्रमण काल है। महापुरुषों को जातियों में बांट दिया गया। महापुरुषों को संसद में सत्ताधीशों द्वारा अपमानित किया जाता है। इसकी कल्पना हमने आपने किसी ने भी नहीं की। देश के गृह मंत्री सदन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अंबेडकर 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 नाम लेते हो। जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हो उतनी बार यदि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। अनुसूचित जाति वर्ग के ही नहीं, जो भी पिछड़ा और वंचित समाज है वो उन्हें भगवान के रूप में मानता है। उनके भगवान को छीनने का अधिकार आपके पास नहीं। और हमारे फुले जी की जयंती आज हम मना रहे हैं। लोग कम जानते हैं, मंच पर भाषण करते समय भी अक्सर लोगों से भूल होती है कि फुले जी की और अंबेडकर जी की जयंती क्यों एक साथ मनाई जाती है। अधिकतर कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं, क्यों? फुले जी कौन और अंबेडकर जी कौन, इस बारे में भी मैं आगे अभी बताऊंगा। ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, बहुत कम समय में अपनी बात रखूंगा। मंचासीन सम्माननीय विश्वेश्वर भगत जी, हमारी उनकी मित्रता अब 40 साल तो होने ही जा रही है। मैं बहुत छोटा था, वे उम्र में मुझसे काफी बड़े हैं, लेकिन 17 वर्ष की उम्र से मैं सार्वजनिक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा हूं। उसके बाद
देश प्रदेश में कई जगह रहा, लेकिन सम्मानी भगत जी से मेरा संपर्क बराबर बना रहा और उनका बोलचाल का तौर तरीका अपनी ओर आकर्षित करता है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने ही घर के व्यक्ति का आकलन कुछ कमतर कर लेते हैं। ये जिले वाले सचमुच सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें भगत जी जैसे नेतृत्व आज भी लंबे समय से 40 साल से मिला है, मिलता रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि अभी लंबे समय तक मिलता रहेगा। हमारे सम्यक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर अब चीफ कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे हैं पूरे देश में, सम्मानीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, हमारे आयोजक बंधु सम्मानीय दुर्गादास जी, सम्मानीय देवराज भोयर जी और वो युवा कपिल मेश्राम जी और सभी सम्मानीय हमारे अभी जायसवाल जी से कभी चर्चा हो रही थी कई बिंदुओं पर, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जो बात आप सब लोगों को समझ में ना आए। गांव के सामान्य से सामान्य लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। मैं उस बात सबसे पहले उसी की शुरुआत करता हूं बालाघाट जिले से। ये बालाघाट जिला जो है, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला जो महाराष्ट्र के विदर्भ से लगा हुआ है, यह अपने आप में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत देश की तस्वीर प्रस्तुत करता है। इतना विराट सांस्कृतिक मूल्य वाला यह जिला है। ये कैसे? अनावश्यक तारीफ नहीं है कि मैं इस जिले में पैदा हुआ, सचमुच इस जिले में आके काफी कुछ सीखने लायक है। यहां अलग अलग जातियां हैं, जातियां पूरे देश में है, नई बात नहीं, लेकिन यहां अलग अलग जाति की अलग अलग बोली है। ये देश में अन्यत्र देखने नहीं मिलेगा। गांव में, एक गांव में 50 घर पवार समाज के हैं, वो पवारी बोली बोलेंगे। 50 घर मरार समाज के, वो मरारी बोली बोलेंगे। 10-20 घर गढ़वाल समाज के, वो गढ़वाली बोलेंगे। और दूसरे और समाज हैं, सबकी अपनी अपनी बोली है, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर है। भाव गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ये बड़ी भारी सच्चाई। बघेलखंड में जाएंगे सब बघेलखंड बघेली बोलेंगे, बुंदेलखंड में जाएंगे सब बुंदेली बोलेंगे, और तो और ये पास का सिवनी जिला है, पता नहीं क्या ऐसा अंतर है कि आप बुंदेलखंडी में बात करते हैं अधिकतर लोग। न पास के सिवनी जिले में संस्कृति मिल सकती है, न छिंदवाड़ा जिले में मिल सकती है, और तो बाकी प्रदेश की तो बात ही अलग है। अब इस जिले की एक और बड़ी विशेषता थी। सन 1980 तक, बताने के लिए बहुत कुछ है, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। सन 1980 तक इस जिले में जातिवाद नहीं था राजनीति के क्षेत्र में। बाकी व्यक्तिगत रूप से तो था, सब अपनी अपनी जाति मानते थे, अपनी अपनी जाति के प्रति सबको गर्व था। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात भी थी कि इस जिले में छुआछूत कहीं बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, बहुत दुखद। और उसका स्वर्णिम पहलू भी एक बताऊंगा। लेकिन वो जो छुआछूत, मैं इसको 1 मिनट पहले खत्म कर दूं क्योंकि इससे गलत बात मन में आती है। वो जो छुआछूत खत्म हुआ, उसका एक कारण है, ये महाराष्ट्र के विदर्भ से लगा हुआ जिला है और महाराष्ट्र में संतों वाला राज्य रहा है। बहुत सारे संतों ने छुआछूत के समाप्त करने के लिए बड़े प्रयास किए थे और उन प्रयासों का असर यहां रहा और उसका नतीजा अभी 2019 की बात है। मेरी माताजी का देहांत हुआ और लंबे अरसे बाद मुझे गांव में रहने का मौका मिला। 13वीं का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में खाना बनाने और परोसने वाले वो लोग थे
जिनके साथ में बैठकर लोग भोजन नहीं कर सकते थे। मैं दूर से देखने लगा, मेरे आंखों से आंसू निकल आए प्रेम के। यार, मैं इन्हीं दिनों को तो देखना चाहता था। और वास्तव में बालाघाट जिलेवासी बधाई के पात्र हैं, विराट दिल के लोग हैं। इन्होंने उस छुआछूत को समूल समाप्त कर दिया। इस प्रदेश के भिन्न भिन्न कोने के लोगों को सीखना चाहिए। अब बात आती है, वो जो राजनीतिक स्तर पर जातिवाद नहीं था वाला जो शब्द मैंने कहा है, उस पे आना चाहता हूं। मैं आग्रह करूंगा, किसी भी पार्टी के लोगों को, किसी भी विचारधारा के लोगों को मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। एक सामान्य रूप में इस बात को मैं रखने जा रहा हूं। सन 1980 तक किरनापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व झनकार सिंह नकपुरे जी करते थे। उनको लोधी समाज का है इस नाते कोई नहीं मानता था। हर समाज का व्यक्ति उन्हें एक बड़ा नेता है ये मानता था और वही सम्मान था। 1980 में भुवनलाल पारदी जी चुनाव लड़े भाजपा से, और पहली बार ये चीज देखने में आई कि उनका प्रचार करने वाले सिर्फ पवार समाज के लोगों के बीच जाने लगे। बस समाज को संगठित करना है, बस समाज को संगठित करना है। एक नई चीज की शुरुआत हुई। इसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। वहां एक जाति संगठित होना शुरू की राजनीतिक कारणों से, और सन 1985 का विधानसभा चुनाव आया। उस चुनाव में, उस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूं तो पवार समाज से ही 2 कैंडिडेट खड़े हो गए, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। लेकिन पवार समाज के नेता के रूप में मान्यता भुवनलाल पारदी की ही बनी रही। दूसरी ओर पवार समाज के वोट तो बटे। अब कांग्रेस के वोटों का क्या हुआ? लिखीराम कावरे जी निर्दलीय चुनाव लड़ दिए। सारा उनका प्रचार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मरार समाज में हुआ। मरार भाई एकजुट हो जाइए। और मात्र 625 मतों के अंतर से लिखीराम कावरे जी पहला निर्दलीय चुनाव हारे थे। उसके बाद जब राजनीति यहां की जाति आधारित होना शुरू हुई तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आए। उससे पहले पंडित नंद किशोर शर्मा जी सांसद हुआ करते थे, बहुत सम्मान था। मैं भी थोड़ी देर पहले हमारे जायसवाल जी बैठे थे तो मैं बता रहा था कि यदि भाऊ कहीं बैठे हुए हैं, सामने से दूसरी पार्टी का काफिला जा रहा है, नारे लग रहे हैं, लेकिन देख लिए कि भाऊ बैठे हैं तो वो थोड़ी बहुत दूरी तक के कोई नारा नहीं लगेगा। और जो चलने वाले थे वो दूसरी पार्टी के लोग, वो दूसरी तरफ मुंह करके चलने लगते थे ताकि उनकी नजर में हम ना आ जाए। इतना सम्मान का भाव था। राजनीति के क्षेत्र में जातिवाद नहीं था, ये बड़ी बात है। जबकि उसी काल में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जातिवाद हावी हो गया। इस क्षेत्र में बड़े सुधार की जरूरत है। बालाघाट जिले में, बालाघाट जिले की पुरानी संस्कृति वापस आनी चाहिए और विराट हृदय की जरूरत है। ये हमारे सम्माननीय विश्वेश्वर भगत जी बैठे हुए हैं। इनकी राजनीतिक शुरुआत जातिवाद से नहीं हुई है। ये मेरे साथ बैठे इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। सरपंच से शुरुआत की, 1985 का विधायक का चुनाव भी जीते, लेकिन ये आज तक एक जाति विशेष के नेता नहीं बन पाए। जाति विशेष के नेता बनने के आरोप और लोगों को लगे। तो मैं चाहता हूं कि इस जिले में आगे जाकर मानस परिवर्तन की जरूरत है। अब बात आती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फूले, महात्मा फूले और अंबेडकर जी की जयंती एक साथ मनाई जा रही, आखिर क्या राज है? महात्मा फूले मतलब माली समाज के,
माली समाज मतलब किसान समाज के, सारा का सारा कृषक समाज जो था अपेक्षाकृत पिछड़ा था, और उन सारे समाजों को एकजुट करके उन्होंने लाया, और उनसे भी जो पिछड़े थे, जिन्होंने छुआछूत आदि की भावनाओं में गिरे हुए थे, उनको भी उन्होंने सामने लाया। और सबसे बड़ी बात उनकी देन ये रही कि उन्होंने हमारे भारतीय दर्शन में महिला वर्ग के लिए जो दोयम दर्जा था उसे समाप्त करने के लिए पहली बार मिशन स्तरीय, सार्वजनिक स्तरीय और सामूहिक लेवल पर प्रयास किया था। और उन प्रयासों को न केवल भारत में अपितु सारे विश्व में मान्यता मिली। तो एक और पिछड़ा वर्ग, जो इसको ओबीसी कह रहे हैं, ओबीसी वर्ग में सर्वाधिक मान्यता महात्मा ज्योतिबा फुले की है, और दूसरे ओर अनुसूचित जाति वर्ग में अंबेडकर जी की है। ये दोनों मिल गए तो विराट शक्ति बन गई। और मेरे बालाघाट जिले की अगर मैं बात करूं तो बालाघाट जिले में मेरे ख्याल से 91% ये दोनों ही हैं। भाव गलत तो नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा आदिवासी वर्ग है ना, आदिवासी वर्गों को भी इसी साथ में लिया जाए क्योंकि आरक्षित वर्ग में आए हैं, इसलिए आदिवासी वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग और ओबीसी वर्ग, इन सबको मिला के मैं बात कर रहा हूं 91% से कम नहीं है। 91% की बात है। ये दोनों महापुरुष जो है, इन महापुरुषों ने 91% समाज का मार्गदर्शन किया है। इनके लिए जब कंटकाकर्ण मार्ग था तो सुगम मार्ग तय किया, और इस कारण से इनको अगर भगवान के रूप में लोग माने तो क्या माने, ये गंभीर विषय है। ये उस दौर में कार्यक्रम हो रहा है जब अंबेडकर जी को भगवान मानने वाले लोगों को ये सलाह दी जाती है कि छोड़ो अंबेडकर का नाम लेना। क्या अंबेडकर नाम ले रहे हो? अरे भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। अरे महानुभाव, मैं आपसे पूछता हूं, किस भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिलेगा? यहां तो ये वो भगवान है जो हमारा जीवन नरकमय था उसको स्वर्गमय बना दिए। हमने इसी जीवन में देखा नरक और स्वर्ग। जब नरकमय जीवन को स्वर्गमय जीवन बनाने वाले हमारे सामने हैं तो हम किस भगवान को माने? हमारे लिए यही भगवान। साथियों, 299 सदस्यों ने भारत के संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसी को भी कमतर नहीं माना जा सकता। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने उन सभी महानुभावों के द्वारा जो सिफारिशें तैयार किए गए थे, जो प्रस्ताव तैयार किए गए थे, देश विदेश के संविधानों का जो अध्ययन किया गया था, जातियों का अध्ययन किया गया था, संस्कृति का अध्ययन किया गया था, धार्मिक मूल्यों का अध्ययन किया गया था, उन सारी बातों को संकलित किया और संकलित और संपादित करके उसको एक पुस्तक के रूप में, विराट पुस्तक के रूप में, संविधान के रूप में आकार दिया। वे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो दुखद, अत्यंत दुखद, इस 12 जुलाई को 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया कि 25 जून 1975 को भारत के संविधान की हत्या हो गई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। मेरी बात समझ में जितनों को भी आ रही होगी, क्या संविधान हत्या दिवस मनाने वालों को आप लोग संविधान हत्या दिवस मनाने देंगे? बताइए, क्या संविधान हत्या दिवस मनाने देंगे? आप लोग मन में ठानिए, समझ नहीं पा रहे तो और समझिए कि यदि वो संविधान हत्या दिवस मनाने का कहीं भी कार्यक्रम करे तो सामूहिक विरोध करना होगा। संविधान हत्या दिवस क्यों बोला इनने? अभी इस साल कुंभ का मेला हुआ, उसमें अचानक बात आई कि धार्मिक ग्रंथों और
शास्त्रों के आधार पर, हिंदू धर्म के आधार पर एक नया संविधान बनेगा, हिंदुत्व का संविधान। हम सब हिंदू हैं, हमें गर्व है, लेकिन उस हिंदू धर्म की महानता पर गर्व है, संकीर्णता पर नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जी, एक कम लोग जानते हैं, पूरा जीवन हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करने में लगा। हिंदू कोड बिल जो उन्होंने बनाया था, वो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करने के लिए बनाया था। आज जो महिलाओं को अधिकार मिला है, वो डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से दिलाया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके संकल्प को पारित करवाया, हिंदू कोड बिल को पारित करवाया। और आज ये लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में लड़ाई की बात प्रचारित कर रहे हैं, जबकि उनके बीच में कोई मतभेद थे ही नहीं। और भी कई बातें हैं, बसपा के अभियान से जुड़े हुए काफी लोग हैं, और तरह तरह के दुष्प्रचार उस समय में हुए हैं। उन विषयों पे जाना नहीं चाहता, समय नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अब हम सबको स्वस्थ मन से सर्वांगीण विकास की ओर देखना है, नए प्रकाश की ओर देखना है, युवाओं की ओर देखना है। जो माता बहनें हैं, मैं आग्रह करूंगा कि वे अपने बच्चों को स्वाभिमानी बनाने के लिए शिक्षा दे, और उन्हें कहे कि बेटा, ये सरकार के चंद टुकड़े हमारे काम आने वाले नहीं, तू जो कमा के लाएगा उससे जब मैं खाना खाऊंगी तो मुझे लगेगा कि मेरी आत्मा शांत हुई। तो आज स्वाभिमान जगाने की जरूरत है। ये संक्रमण काल है, ये भी बीतेगा और अच्छे दिन आएंगे, निश्चित हम उम्मीद करते हैं। युवाओं के लिए हम कई मुहिम को लेकर चल रहे हैं, बड़ी मुहिम को लेकर चल रहे हैं। किस प्रकार से उनको नौकरियों में समानता मिले, आउटसोर्सिंग कैसे बंद हो, किस प्रकार वेतन समान रूप से मिलने लगे, किस प्रकार 8 घंटे की जो शिफ्ट ड्यूटी उनको 12 घंटे की, उसको 8 घंटे में कर दिया जाए, किस प्रकार ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना का मुद्दा हमारा सम्यक अभियान का था, और इसका बड़ा राज है, इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है। यहाँ एक समस्या है कि हमारे जायसवाल जी ने शादी किया लड़के की, बहू मांग लिया महाराष्ट्र से एक ही समाज की है, इनके जायसवाल ही समाज की है, लेकिन बहू वहां से पढ़ लिख के आई, यहां पर वो नौकरी के लिए आवेदन करने बैठी तो उसका जो जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होता, उसे जनरल कैटेगरी में आवेदन करना पड़ता है, आरक्षित वर्ग में नहीं, वो ओबीसी नहीं मानी जाएगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए जो आरक्षण दिया गया है वो उस राज्य विशेष में जिस जाति को दिया गया है, उस वहां की जो मूल जातियां हैं, उन जातियों को जो आरक्षण मिला है वो देश में कहीं भी रहे, कहीं भी आजीविका के लिए चले जाए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये भी हमारा मुद्दा है। किसानों की बात है, 1 एकड़, 2 एकड़, आधा एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, यहां तक कि तो किसान आधुनिक खेती नहीं कर सकते। इसके लिए सामुदायिक कृषि की आवश्यकता है। तो इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग का हमने फार्मूला बनाया है। आज आप लोगों के बीच में भगत जी हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर के बहुत अच्छे जानकार हैं, और मैं भगत जी से निवेदन करूंगा कि यद्यपि अभी भी मजबूत है, खूब दौड़ते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, अध्ययन पहले बहुत करते रहे, अब और उनको अध्ययन करने की जरूरत आ गई है। और अब जरूरत क्यों आई है कि केंद्र में सहकारिता मंत्रालय होता ही नहीं था, अब नया सहकारिता मंत्रालय बन गया है, और उन्होंने सहकारिता संबंधी कई कानूनों को बदल दिया है। सहकारिता का मतलब अधिकार नीचे से ऊपर से नीचे जाए, लोगों के बीच जाए, ये सहकारिता का सिस्टम था। अब ऐसा सहकारिता का सिस्टम आया है कि सारे अधिकार नीचे से ऊपर चले जाएंगे, ऊपर से उन इशारा करेंगे और इधर के लोग अब नाचेंगे उनके इशारे पर। इस टाइप का सहकारिता कानून अभी बनाया गया है।
इस कानून का बारीकी से अध्ययन करें। और हम चाहेंगे कि भगत जी जो अध्ययन प्रस्तुत कर देंगे उसको हम दिल्ली में रखेंगे और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं से हम कहेंगे कि सम्माननीय भगत जी के द्वारा प्रस्तुत यह अध्ययन है, अब इस आधार पर कांग्रेस पार्टी ये नए सहकारिता कानून का विरोध करेगी। ये भी श्रेय बालाघाट जिले को याद। तो बात कहने के लिए बहुत ज्यादा है, मैं आज विषय से हट करके बालाघाट जिले पर केंद्रित बात किया हूं और इसलिए किया हूं कि बालाघाट जिला वास्तव में न केवल मध्य प्रदेश पूरे देश के लिए गुरु का स्थान प्राप्त कर सकता है। वो इसलिए कर सकता है कि यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृति को समावेशित करके एक नए विकास का मार्ग तय करने का मादा लोगों में है और ये निश्चित रूप से पूरे देश के लिए एक शिक्षा देंगे और आगे भी ये शिक्षा का क्रम जारी रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।